गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टैंड क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का टॉपिक एग्जाम में कभी 5 मार्क्स का, कभी 3 मार्क्स का, कभी ऑब्जेक्टिव, कभी 1 मार्क्स का हर बार पूछा गया है, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में मेरे साथ अंत तक बना रहे। और हाँ, कोई चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक सीरीज एलसीआर सर्किट, इसे इंपेडेंस ट्रायंगल भी कहते हैं। अब इंपेडेंस ट्रायंगल क्यों कहते हैं वो आगे चल के सर्किट डायग्राम में पता चलेगा। इंपेडेंस का ट्रायंगल बनता है, इसलिए इसको बोला जा रहा है इंपेडेंस ट्रायंगल या सीरीज एलसीआर सर्किट बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है इंपेडेंस, ठीक है ना। इंपेडेंस आगे चल के समझाएंगे हम। यहाँ पे डिफिनेशन लिखे है इंपेडेंस को, क्या लिखा हुआ है? द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज एलसीआर सर्किट, the net resistance offered by series LCR circuit is called impedance। जैसे रजिस्टर है उसके लिए रेजिस्टेंस आता है, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है। उसी प्रकार से L मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को मिला के एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, रेजिस्टेंस बनता है सर्किट में। उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंपेडेंस, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं जेड से, इट इज डिनोटेड बाय जेड। एसआई यूनिट ओम होता है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो यूनिट भी क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। वापस समझते एक बार। इंपेडेंस, द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड इंपेडेंस, इट इज डिनोटेड बाय जेड, एसआई यूनिट ओम। अब आते हैं यहाँ पे सीरीज एलसीआर सर्किट। इस सर्किट में एक इंडक्टर लेते हैं जिसका इंडक्टेंस एल दिया हुआ है, एक कैपेसिटर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है, और एक रजिस्टर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। इसको कनेक्ट करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से, जिसका इक्वेशन होता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। एक इंडक्टर लिए हुए जिसका इंडक्टेंस L है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। ये तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, किसके साथ? अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, जिसका इक्वेशन होता है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड को याद रखना है, सिविल, CIVIL। सिविल में क्या होता है यहाँ पे ध्यान दे। सी मतलब हो गया, सी सर्किट का बात कर रहा है, और सी सर्किट में आई आ रहा है ना, आई, और ये वाला क्या है? V, मतलब करंट पहले आ रहा है तो करंट लीड करता है वोल्टेज से। करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितना लीड करता है? π/2 लीड करता है। और यहां पे ध्यान दे, लास्ट 3 वर्ड लेते हैं। यहां पे ध्यान दे, पहले वोल्टेज आ रहा है, फिर आई आ रहा है, और फिर एल आ रहा है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एल मतलब हो गया एल सर्किट, मतलब इंडक्टर वाला सर्किट, और इंडक्टर वाला सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। सी सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से, एल वाला सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट से। मतलब वोल्टेज आगे आगे चलना चाहिए, करंट पीछे पीछे चलना चाहिए। यहाँ पे करंट आगे आगे चलना चाहिए, वोल्टेज पीछे पीछे चलना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दे, जैसे एल वाला हम लेते हैं तो एल में क्या होता है कि वोल्टेज आगे आगे चलना चाहिए। तो ये हमारा ध्यान दे, ये हमारा अगर वोल्टेज हो जाता है, ये हमारा अगर करंट है, ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वोल्टेज आगे आगे चल रहा है और करंट हमारा पीछे पीछे चल रहा है। इसको बोला जाता है एल सर्किट। कितना आगे चल रहा है? π/2, ठीक है। सी सर्किट में वोल्टेज पीछे चलना चाहिए और करंट क्या चलना चाहिए? आगे। अगर इस वाले लाइन को अगर हम करंट लेते हैं तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज हो जाएगा सी सर्किट में, ठीक है। और आर सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही लाइन में होता है, इसलिए इसको लिखते हैं V और I। यहाँ पे L के अक्रॉस वोल्टेज है तो इसको लिखेंगे VL। यहाँ पे C के अक्रॉस वोल्टेज है तो VC, और यहाँ पर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है तो क्या लिखेंगे? VR, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों L और C में π/2 है। सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, यहाँ पे कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, और यहाँ पे कोई भी लीड नहीं हो रहा है। मतलब करंट और वोल्टेज दोनों एक ही लाइन में आर सर्किट में होता है। यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर लिया जिसका इंडक्टेंस L है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C लिया है, और एक रेजिस्टेंस R है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे आप, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करता है? लैग करता है। तो यहाँ पे ध्यान दे, वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो कितना लीड करता है? π/2, मतलब इसका जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो फेज डिफरेंस हो जाएगा π/2।
यहाँ पे सी में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज एक ही लाइन में है, तो फेज डिफरेंस 0। एल और सी में फेज डिफरेंस π/2 होता है, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव होता है यहाँ पे। और आर सर्किट में जो आर हुआ है वहां पे वोल्टेज और करंट एक ही लाइन में है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स व्हिच इज गिवन बाय V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। इंडक्टर L, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, तीनों कनेक्टेड सीरीज है किसके साथ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, जिसका इक्वेशन होता है V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। कोई कोई सर यहाँ पे V के स्थान पे EMF भी ले सकते हैं, तो E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t भी लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t लिख के बनाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जानते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जाते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ वी आर बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ से आई आर होता है। तो यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा वी आर इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। अगर इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज आएगा वी एल इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट एक्स एल, क्योंकि एक्सएल हमारा यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और वीसी इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट एक्ससी। एक्ससी हमारा क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस उसी प्रकार से इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, तीनों का काम एक ही है, करंट को रोकने का काम करता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आर सर्किट के लिए आया है, इंडक्टर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस एल सर्किट के लिए आया हुआ है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सी सर्किट के लिए आया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम में अब ध्यान दें, ये तीनों एल सी और सीरीज में कनेक्टेड है, और जब भी सीरीज में कनेक्टेड होगा तो करंट का वैल्यू सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। इसलिए यहाँ पे हम करंट को मेन फेजर मान के चलेंगे। तो ये हमारा अगर करंट है, ध्यान दें यहाँ पे ये हमारा करंट है, करंट वाला लाइन, और आर सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज एक ही लाइन में होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा किसका, रजिस्टर का एक्रॉस में। आप देख पा रहे होंगे अगर ये लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है। अगर यहां से हम देखेंगे तो वोल्टेज कहां लीड कर रहा है, यहाँ पे, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा इंडक्टर का VL, ठीक है। अब यहां से देखेंगे अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे जब ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये यहाँ से देखने पे क्या लगेगा, VL आगे आगे चल रहा है और करंट पीछे पीछे चल रहा है। ये हमारा एल सर्किट है, ये हमारा आर सर्किट है, और जब वोल्टेज लीड करेगा करंट से तो हमारा एल सर्किट है। और कैपेसिटर के अक्रॉस में हमारा जो वोल्टेज आएगा, करंट अगर ये है तो वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। कितना से लैग करता है, π/2 से लैग करता है। ये हमारा फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे ध्यान दे, कंडीशन लेते हैं अगर VL VC से बड़ा है, VL क्या है, कंडीशन क्या है, VL VC से बड़ा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये हमारा करंट है, करंट को क्यों मेन फेजर माना गया, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, इसलिए करंट को माना गया मेन फेजर। और आर सर्किट में करंट और वोल्टेज का लाइन एक ही होता है, इसलिए दोनों एक ही लाइन में दिया गया। और इंडक्टर के केस में करंट से π/2 लीड करता है, इसलिए इंडक्टर वाला वोल्टेज ऊपर चला गया और कैपेसिटर वाला वोल्टेज नीचे चला गया। अब कंडीशन क्या है कि VL को VC से बड़ा माना गया। कंडीशन ये है, अगर VL VC से बड़ा है तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो किधर बनेगा, ऊपर बनेगा। और कैसे निकालेंगे, VL माइनस VC, ठीक है। करंट इधर जा रहा है और VL माइनस VC ऊपर जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो किधर बनेगा, बीचों बीच बनेगा। तो यहाँ पे बना दिए, और इसको मिला देते हैं, और इसको जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। इसका एंगल मान लेते हैं, फाई एंगल मान लेते हैं। ये अगर VL माइनस VC है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। यहाँ पे हमारा हो गया VL माइनस VC, और ये जो हमारा है इस वाले वोल्टेज को बोलते हैं V0, ठीक है। ये हमारा हुआ फेजर डायग्राम। इसी को बोला जाता है इंपेडेंस ट्रायंगल, इसलिए नाम पड़ा था इंपेडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेट वोल्टेज बन रहा है V0, और करंट हमारा यहाँ पे I0। V0 आगे आगे चल रहा है और I0 पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि इस प्रकार से घूमता है। तो V0 अगर आगे आगे चल रहा है, I0 पीछे पीछे चल रहा है, तो V0 कितना आगे चल रहा है, फाई एंगल से,
तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एलसीआर सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड्स अल्टरनेटिंग करंट बाय कितना एंगल से, 5 एंगल से, इसी को कैलकुलेट करना है। अब आते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ एलसीआर सर्किट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ट्राइंगल दिया हुआ है ना, ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इस वाले एंगल को अगर 5 मानते हैं तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और इसको अगर कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना मतलब V नॉट को कैलकुलेट करना, ये हमारा क्या हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दे V नॉट बराबर हो जाएगा रूट अंडर VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर। VL का वैल्यू बैठा देना है, तो यहाँ VL का वैल्यू जैसे बैठाएंगे, VL का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I नॉट XL, तो यहाँ पे हो गया I नॉट XL माइनस I नॉट XC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस VR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I नॉट R, तो यहाँ पे हो जाएगा I नॉट का R का स्क्वायर। यहाँ पे देख पा रहे हो कि I नॉट तीनों में है, तो I नॉट को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान दे I नॉट का स्क्वायर कॉमन हो गया, बिग ब्रैकेट ओपन XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। यहाँ पे I नॉट का स्क्वायर को बाहर करेंगे तो V नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, I नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। I नॉट को यहाँ भेजते हैं तो V नॉट बाय क्या हो जाएगा, I नॉट इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। V नॉट बाय I नॉट को बोलते हैं Z, जिसे बोला जाता है इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे Z बैठाएंगे तो Z बराबर हो जाएगा रूट अंडर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है Z इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं फेज एंगल का, तो tan फाई से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, अब ध्यान दें यहाँ पे tan फाई बराबर क्या था, परपेंडिकुलर में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया, VL माइनस VC, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC, और बेस हमारा दिया है VR, तो tan फाई बराबर हो जाएगा VL का वैल्यू क्या होगा, I नॉट XL माइनस I नॉट XC, और VR का वैल्यू हो जाएगा I नॉट R। I नॉट को अगर कॉमन लेते हैं तो tan फाई इक्वल टू आ जाएगा I नॉट XL माइनस XC, और नीचे दिया हुआ I नॉट R। I नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो tan फाई आएगा, tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC बाय कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये हमारा फेज एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखें, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वोल्टेज V नॉट है, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा इंपेडेंस को याद रखें, Z इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और थर्ड हमारा जो फेज एंगल है tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC बाय क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये था कि VL VC से ज्यादा है, अगर VL VC से ज्यादा है तो ही ये कंडीशन काम करा, अगर VC ज्यादा हो जाता तो XC पहले आता, XL बाद में आता, मतलब XC माइनस XL हो जाता प्लस R स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी XC माइनस क्या हो जाता है, XL हो जाता है जब VC को ज्यादा लेते VL के कंपेयर में, तो फेजर डायग्राम चेंज हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दे, फॉर सीरीज LCR सर्किट Z इक्वल टू कितना आया था, रूट अंडर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और जो फेज एंगल आया था फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। जब सिर्फ R सर्किट रहेगा, ओनली R होगा, तो वहां पे XL और XC का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0, क्योंकि जहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं होगा तो वहां का वैल्यू हो जाएगा 0, और जब ये दोनों 0 होगा तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरा R आ जाएगा, क्योंकि XL और XC 0 बैठाएंगे तो Z बराबर R स्क्वायर। Z बराबर जब R आएगा तो हमारा जो फेज एंगल है वो फेज एंगल हो जाएगा 0। ठीक है, अब लेते हैं ओनली C। जब C सर्किट लेंगे, सिर्फ C सर्किट रहेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, XL का वैल्यू 0 हो जाएगा और R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। XL 0 R 0, तो जो Z है वो निकल के आएगा किसके बराबर, XC के बराबर निकल के आएगा, और जो हमारा XC है उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 बाय ओमेगा C हो जाएगा। ठीक है, और जो फेज एंगल होगा वो फेज एंगल हो जाएगा प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा में, ओनली L, जिसमें सिर्फ इंडक्टर रहेगा। जब इंडक्टर रहेगा तो XC का वैल्यू 0 और R का वैल्यू भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो Z किसके बराबर आ जाएगा, XL के बराबर आ जाएगा, और XL क्या होता है, ओमेगा L होता है। XL क्या होता है हमारा, ओमेगा L होता है, और यहाँ पर जो फेज एंगल होगा वो क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा ओनली आर में है, ओनली सी में है, ओनली एल में है। यहाँ पे अगर लेते हैं आरसी सर्किट, कौन सा सर्किट? आरसी सर्किट। अगर आरसी सर्किट लेते हैं हम यहाँ पे, तो जो आर और सी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जेड बराबर कितना निकल के आएगा हमारा? एक्सएल माइनस, ठीक है, एक्सी का स्क्वायर था प्लस कितना था? आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो एक्सएल का वैल्यू कितना लेना है? 0 लेना है। तो जेड बराबर जो निकल के आएगा एक्सी का स्क्वायर माइनस में प्लस क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। तो जेड बराबर आएगा एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा आएगा। और जो फेज एंगल होगा वो फेज एंगल हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दे, फेज एंगल कितना लिखा था? टेन इनवर्स एक्सएल का वैल्यू कितना लेना है? 0। तो एक्सएल का वैल्यू जब 0 लेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस एक्सी बाय आर हो जाएगा, ये हमारा टेन इनवर्स है। अगर आरएल सर्किट लेते हैं तो आरएल सर्किट में हमारा एक्सी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। तो जेड बराबर जो निकल के आएगा, एक्सी का वैल्यू को 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और रूट अंडर में आ जाएगा। और जो हमारा फेज एंगल आएगा, तो फेज एंगल आ जाएगा टेन इनवर्स, जब वहां बैठाएंगे एक्सी का वैल्यू 0 तो एक्सएल बाय क्या निकल के आएगा? आर निकल के आएगा। ये हमारा आरएल सर्किट में। अगर हम लेते हैं एलसी सर्किट, एलसी सर्किट जब लेते हैं तो एलसी सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा। एलसी सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा। लेकिन याद रखें दोस्तों, इंडक्टर और कैपेसिटर कोई ना कोई मेटल से बनाता है, हर मेटल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली इंडक्टिव पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पढ़ने के लिए आर का वैल्यू क्या लेना पड़ता है? 0 लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो जेड आएगा वो जेड आएगा एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर। हमेशा रखें दोस्तों मोड में लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कि एल का वैल्यू ज्यादा है कि सी का वैल्यू ज्यादा है। अगर एल का वैल्यू ज्यादा है तो भी हमेशा पॉजिटिव में आएगा, अगर सी का वैल्यू ज्यादा आएगा तो भी हमारा क्या लेना होगा? पॉजिटिव में लेना होगा। इसलिए इसको लिखना पड़ेगा जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्सी। और जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस आएगा एल और सी है, और एल और सी का फेज डिफरेंस हम जानते हैं, सी के लिए प्लस आता था और एल के लिए क्या आता था? माइनस आता था। इसलिए प्लस माइनस फेज एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। ये हमारा एलसी सर्किट में।